नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंहासन। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। उत्तर प्रदेश की सियासत का सबसे दमदार शो, सबसे दमदार डिबेट। सीएम योगी आदित्यनाथ की साफ और सख्त चेतावनी, उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। यानी अपराध और अपराधियों के खिलाफ डे वन से, साल 2017 से जीरो टॉलरेंस की नीति। या तो अपराधी सलाखों के पीछे जाएंगे या फिर सीधे जहन्नुम। सीएम योगी का आदेश डे वन से और उसके बाद यूपी पुलिस काल बनकर बदमाशों पर टूट पड़ी। पिछले 24 घंटे और यूपी पुलिस का बैक टू बैक धुआंधार एक्शन, 10 बड़े एनकाउंटर और 20 खूंखार अपराधी गिरफ्तार। योगी फोर्स की बुलेट अब सीधे क्रिमिनल्स को टारगेट कर रही है। गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा से लेकर राजधानी लखनऊ तक अपराधियों पर पुलिस कहर बनकर टूट रही है। अब जरा 10 तस्वीरें आपको दिखाते हैं 10 एनकाउंटर की, जिसमें गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ, आगरा, मुजफ्फरनगर, बरेली, पीलीभीत, रामपुर, बलिया, इटावा, ये सारे इलाके एक एक करके शामिल हैं। और ये वो इलाके हैं जहां पर अपराधियों का हिसाब पुलिस ऑपरेशन लंगड़ा के तहत कर रही है। पुलिस पकड़ने गई तो कहा गया कि पुलिस टीम पर ही फायरिंग हो गई, जिसके जवाब में पुलिस ने ऐसी कार्रवाई की जिसके बाद ये अपराधी अब अपने पैरों के बल पर खड़े होने के काबिल भी नहीं बचे। योगी फोर्स के 24 घंटे में 10 एनकाउंटर को लेकर यूपी के हमारे संवाददाता सुशील तिवारी ने एक रिपोर्ट भेजी है, वो भी आपको दिखाते हैं और ये भी बताते हैं कि कैसे योगी आदित्यनाथ सरकार अपराधियों को लेकर एक बार फिर से बहुत सख्ती के मूड में है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों की शामत आ गई है। 24 घंटे में उत्तर प्रदेश पुलिस ने 10 एनकाउंटर किए। इन 10 एनकाउंटर में एक 50,000 के नामी बदमाश ढेर हुआ और 20 गिरफ्तार हुए। इन गिरफ्तार अपराधियों में पीलीभीत, जौनपुर और तमाम अन्य जिलों के अपराधी शामिल हैं। योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को पुलिस के अधिकारियों से एक समीक्षा बैठक की थी। उस समीक्षा बैठक में उन्होंने काफ़ी नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि अगर कानून आप नहीं संभाल पा रहे हैं और कानून व्यवस्था को नहीं ठीक तरह चला पा रहे हैं तो ऐसे मुझे बताइए आप। तो ऐसे में तमाम जो है जिले के एसपी थे वो एकदम घबरा गए और जो उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्णा, उन्होंने साफ कहा कि उत्तर प्रदेश में अगर एक भी अपराधी यहाँ पर कोई भी हरकत करता है तो ऐसे में उन्होंने दिशा निर्देश दिए तमाम जिले के एसपी को। उनसे कहा कि अपराधियों को बिल्कुल बख्शा न जाए, क्योंकि पीलीभीत में जो लकी मौर्य अपराधी है उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसने पप्पू की, एक व्यापारी पप्पू, उसकी हत्या की थी। इसी तरीके से अन्य जनपदों में तमाम ऐसे जो अपराधी थे उनको भी गिरफ्तार किया है। इसमें तमाम हाफ इनकाउंटर हैं जिनके पैर में गोली लगी है। जो 20 अपराधी हैं उसमें से अधिकतर लोगों के पैर में गोली लगी है। यहाँ गाजियाबाद में जो इनकाउंटर हुआ उसमें जो अपराधी था असद, वो ढेर हुआ, 50,000 के नामी था। उसने बाकायदे बकरी ईद वाले दिन एक सूर्या नामक लड़का जो कि 17 वर्ष का था उसको अपने घर बुलाया और उसकी हत्या कर दी। उसके बाद से गाजियाबाद में लोग बहुत नाराज हो गए, भीड़ आक्रोशित हो गई, तमाम न्याय की गुहार करने लगी। यहाँ तक कि मां ने साफ कहा या तो इनकाउंटर में उनको मारा जाए या फिर उनके घर बुलडोजर से पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिए जाएं। ये मांग जब उठी उसके बाद पुलिस ने समझाया और पुलिस ने भी जो 3 अपराधियों को पहले गिरफ्तार किया, उसके बाद अगले दिन सुबह, रविवार की सुबह, ये जो अपराधी असद मोटरसाइकिल से भाग रहा था उसकी घेराबंदी की और उसने पुलिस पर फायरिंग की। एक सिपाही घायल भी हुआ और उसको अंत में ढेर कर दिया। तो ये जो पूरा घटनाक्रम है उत्तर प्रदेश का, उससे साफ हो चुका है कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों की खैर नहीं। और योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि अगर पुलिस कोई लापरवाही बरतेगी और जिले का कप्तान कोई लापरवाही बरतेगा तो वो जिले में नहीं रहेगा, उसको हटा दिया जाएगा। तो ये जो पूरा माहौल उत्तर प्रदेश में बन रहा है उससे साफ हो चुका है कि अपराधी या तो सुधर जाएं या शांतिपूर्वक रहें, लेकिन जिस तरह अपराध करने के बाद वो सोचते हैं कि हम बच जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में वो नहीं बच पाएंगे। और योगी आदित्यनाथ लगातार अपराधियों को लेकर समीक्षा बैठक करते रहते हैं और जिस तरह उन्होंने कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बनारस, उनके प्रति काफ़ी
नाराज़गी जाहिर की थी। और तमाम जो ज़िले हैं उसमें गाजीपुर, पीलीभीत, जौनपुर, तमाम ऐसे ज़िले हैं जिनके कप्तानों के खिलाफ भी उन्होंने नाराज़गी जाहिर की थी और गाजीपुर कांड को लेकर उन्होंने काफ़ी नाराज़गी जाहिर की थी। तो ऐसे में पुलिस अब एक्टिव हो गई है और लगातार जो इनकाउंटर हो रहे हैं उससे अपराधी घबरा गए हैं और उत्तर प्रदेश में अगर कोई अपराध करने की अब सोचेगा भी तो ऐसे में वो कहीं ना कहीं उसको कड़ी कार्रवाई उसके खिलाफ होगी। और उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी मन बना लिया है कि अब अपराधियों की खैर नहीं। कैमरामैन सर्वजीत के साथ सुशील कुमार तिवारी, इंडिया डेली, लखनऊ से। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस एक्शन ले रही है, बदमाशों को उनके मुकाम पर पहुंचा रही है, लेकिन विपक्ष बेचैन है। विपक्ष इन एनकाउंटर पर लगातार सवाल उठा रहा है। यानी जो कल तक सड़कों पर खौफ फैलाते थे वो आज पुलिस के डर से कांप रहे हैं। लेकिन विपक्ष को इसमें भी सियासत नजर आता है। इधर पश्चिमी यूपी से लेकर अवध तक बदमाशों में ऐसा हाई टेंशन दौड़ा है कि कोई भी अपराधी खुद गले में तख्ती लटकाकर थाने सरेंडर करने के लिए पहुंच रहा है। इस धुआंधार एक्शन की सबसे बड़ी तस्वीर सामने आई गाजियाबाद से, जहां पुलिस ने कानून को चुनौती देने वालों को सीधे जहन्नुम पहुंचा है। गाजियाबाद में जिस असद ने एक निर्दोष हिंदू युवक की बेरहमी से हत्या की थी, योगी की पुलिस ने 24 घंटे के अंदर हिसाब कर दिया। इनकाउंटर में असद ढेर हो चुका है, लेकिन कार्रवाई यही नहीं रुकी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये कुछ घंटे पहले की तस्वीर है, जो गाजियाबाद में योगी की पुलिस सड़क पर है और यहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अवैध निर्माण की पहचान की जा रही है और एक्शन बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। योगी फोर्स गाजियाबाद में एक विशेष अभियान की तैयारी कर रही है, तो उसके बारे में भी आपको बताते हैं। गाजियाबाद में पुलिस ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया है, एक बहुत बड़ा अभियान लॉन्च किया है। गाजियाबाद में खोड़ा में ऑपरेशन क्लीन स्वीप लॉन्च किया गया। 3 दिन का यह ऑपरेशन है जो गाजियाबाद पुलिस चलाएगी, जिसमें असामाजिक तत्वों की घरों की तलाशी ली जाएगी, अपराधियों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन किया जाएगा। 3 दिन तक गाजियाबाद में यह ऑपरेशन लगातार चलता रहेगा और उत्तर प्रदेश की पुलिस, गाजियाबाद की पुलिस बड़ी संख्या में इस वक्त तैनात है ग्राउंड जीरो पर। इतना ही नहीं, असद के अवैध और अतिक्रमण वाले घर पर पुलिस ने बुलडोजर का नोटिस भी चस्पा कर दिया है। मैसेज क्लियर है, घर खाली करो, नहीं तो अवैध अतिक्रमण को मलबे में तब्दील कर दिया जाएगा। असद के घर पर नोटिस चस्पा होने के बाद अधिकारी ने क्या ऐलान किया है, खुद सुनिए। तो एनकाउंटर की तस्वीर आपको दिखा रहे थे, आपको अधिकारी का बयान भी सुनाएंगे, लेकिन सवाल यह है कि यह उदाहरण है कि उत्तर प्रदेश में कानून को चैलेंज नहीं कर सकते हैं और जो चैलेंज करेगा उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। साल 2017 में जब से सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है, बड़े से बड़े माफिया का घमंड मिट्टी में मिला दिया गया है। चाहे वो विकास दुबे हो, चाहे वो फिर कोई भी बाहुबलिया माफिया हो, सबका हिसाब ग्राउंड जीरो पर किया गया है। योगी सरकार में पुलिस के 10 बड़े एनकाउंटर जिसने अपराधियों में खौफ भरने का काम किया है, वो भी आप देख लीजिए। सबसे पहले 31 मई गाजियाबाद में सूर्या चौहान की हत्या करने वाले असद का एनकाउंटर कर दिया गया। 50,000 का इनामी असद ढेर किया गया। विनीत भाटी अक्टूबर 2025 पश्चिमी यूपी का कुख्यात और 2.5 लाख का इनामी ऑपरेशन लंगड़ा के तहत एसटीएफ ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया। अनुज प्रताप सिंह 23 सितंबर 2024 सुल्तानपुर डकैती कांड का मुख्य शूटर, यूपी एसटीएफ ने उन्नाव में मुठभेड़ के दौरान ढेर कर दिया। असद अहमद 13 अप्रैल 2023 माफिया अतीक अहमद का 5 लाख का इनामी बेटा असद उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रहा था। झांसी में एनकाउंटर के दौरान यूपी एसटीएफ ने मार गिराया। गुलाम हसन 13 अप्रैल 2023 असद अहमद का साथी मुख्य शूटर गुलाम हसन उमेश पाल हत्याकांड में शामिल था। इसे भी झांसी में यूपी एसटीएफ ने मुठभेड़ के दौरान मार गिराया। अरबाज 27 फरवरी 2023 उमेश पाल हत्याकांड में शामिल था। प्रयागराज के नेहरू पार्क में पुलिस ने इसे ढेर कर दिया। विकास दुबे 10 जुलाई 2020 कानपुर के बिकरू कांड का मुख्य आरोपी, जहां गैंगस्टर विकास दुबे ने कई निर्दोष पुलिसकर्मियों को गोलियों से भून दिया था, लेकिन उज्जैन से कानपुर लाते वक्त विकास दुबे का एसटीएफ ने मुठभेड़ कर दिया। गैंगस्टर विकास दुबे पर 8 पुलिसकर्मियों का हत्या का आरोप था। टिंकू कपाला 5 जुलाई 2020 लखनऊ बाराबंकी क्षेत्र का शातिर अपराधी था। 1 लाख रुपए का इनाम था। बाराबंकी में मुठभेड़ के दौरान मार गिराया गया। ये महज चंद नाम हैं योगी शासन के 9 साल के दरमियान। ऐसी लिस्ट बहुत लंबी है जहां कानून को चुनौती देने वालों को योगी सरकार ने सबक सिखाया है, और कैसे सबक सिखाया जा रहा है आप खुद सुनिए। कार्यालय उपजिलाधिकारी गाजियाबाद श्री नवाब निवासी ग्राम खोड़ा, परगना तहसील जिला गाजियाबाद, नायब तहसीलदार गाजियाबाद
एवं अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद खोड़ा मकनपुर गाजियाबाद के द्वारा अपनी आख्या में अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम खोड़ा परगना लोनी तहसील में जिला गाजियाबाद के खसरा संख्या 70 जो राजस्व अभिलेखों में शासकीय भूमि बंजर श्रेणी में 5-3 के की भूमि है पर अवैध कब्जा किया गया है। यूपी पुलिस का पिछले 24 घंटे का ताबड़तोड़ एक्शन उन लोगों को खुली चेतावनी है जो यूपी की कानून व्यवस्था को हल्के में लेते हैं। साफ है, उत्तर प्रदेश में रहना है तो अपराध छोड़ना होगा, नहीं तो योगी फोर्स के बुलेट तैयार है। लेकिन सबसे बड़ी बात, इस पर विपक्ष बार बार सवाल क्यों उठाता है? विपक्ष को क्यों लगता है कि योगी सरकार और योगी पुलिस यानी कि उत्तर प्रदेश की पुलिस जानबूझकर एनकाउंटर कर रही है? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। अमरेंद्रनाथ सिंह जुड़ रहे हैं, नेता बीजेपी, तारिक अहमद लारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता सपा, मुमताज आलम रिजवी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, समर्थक बीएसपी, संजीव कौशिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक सौरभ दुबे हमारे साथ होंगे थोड़ी देर में, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा अमरेंद्रनाथ सिंह से कि उत्तर प्रदेश में इस एनकाउंटर पर विपक्ष बार बार सवाल पूछ रहा है। लारी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहला सवाल मैं लारी साहब से ही ले लेता हूं। लारी साहब, क्यों लगता है आपको कि योगी पुलिस ठीक से काम नहीं कर रही है? देखिए, आपकी आवाज ठीक से लारी साहब आ नहीं रही है। मैं एक बार ऑडियो फिर से चेक करवाता हूं। मैं अमरेंद्रनाथ सिंह जी से इसका जवाब लेता हूं। अमरेंद्र जी, आप सबको नमस्कार जी। आप 10 साल पहले की कानून व्यवस्था पे गौर फरमाइए। जिस तरह से लोगों की जमीन कब्जा होती थी, अपहरण होते थे, हत्याएं होती थी, उनको वर्तमान सरकार ने युद्ध स्तर पर काम करके कम करने का प्रयास किया है या कंट्रोल करने का प्रयास किया है। एक मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं। अमेरिका की बहुत बड़ी डेमोक्रेसी कही जाती है और वहां आप देखते होंगे कि स्कूलों में या पब्लिक प्लेस में अंधाधुंध फायरिंग करके लोगों की हत्याएं हो जा रही हैं और पुलिस तत्काल एक्शन लेती है और अगर वह आदमी पकड़ा नहीं गया और उसने प्रतिरोध किया तो उसको इनकाउंटर में मार दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में भी वही परिस्थितियां हैं। जो हालात पिछले 30 साल के बिगड़े हुए थे, मन बढ़ा हुआ था अपराधियों का, वो चाहे जिस जात धर्म के हों। आप देखिए, इसमें जाति धर्म का फर्क नहीं है और कोई भले आदमी के साथ न तो अत्याचार हुआ है पुलिस द्वारा, न कोई ऐसी शिकायत है। इसको राजनीतिक हल्ला बना करके हम लोग अपराधियों को प्रोत्साहित न करें। जो भी किसी को भी शिकायत है वो बतावे कि यहाँ पे गलत एनकाउंटर हुआ है या उसके पैर में लगी है। ये तो पुलिस का बड़ा संयमित एक्शन है कि पहले उनको चेतावनी दी गई जाती है जो कानूनन आवश्यक है और फिर पैर में उनके गोली लगी तब वो सरेंडर करते हैं। तो इसमें कोई दोष नहीं है। अगर किसी को आपत्ति है तो वह न्यायालय में या प्रशासनिक स्तर पे शिकायत कर सकता है, लेकिन यह आवश्यक इसलिए हो गया। आपने ये क्यों कहा कि विपक्ष जो है वो अपराधियों को शय दे रहा है, इस तरह से सवाल उठाकर? अगर किसी को हम इस तरह से जनरलाइज करके और कहेंगे कि बड़ा गलत हो रहा है तो ये प्रोत्साहन ही तो हो रहा है। क्या माना जाएगा कि अपराधियों का प्रोत्साहन ही तो हो रहा है, ये अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से। मैं समझता हूं कि प्रत्येक घटना पे भले किसी को अगर आपत्ति हो तो वो अपना विवेचना करा सकता है, शिकायत कर सकता है, जो भी करना चाहे। लेकिन एक जनरल स्टेटमेंट देना कि इनडिस्क्रिमिनेट इनकाउंटर्स हो रहे हैं, मैं समझता हूं उचित नहीं है। किसी भले आदमी का नहीं हो रहा है जी, और कोई कानून। हाँ, विपक्ष को अगर आपत्ति है तो विपक्ष न्यायालय जाए, अदालत जाए। किसी भी एनकाउंटर पर दिक्कत है तो विपक्ष सिर्फ सियासत करनी है इसलिए सवाल उठाना है, अपीजमेंट करनी है इसलिए सवाल उठाना है।
अपीजमेंट तो खैर सरकार कर ही रही है, उसमें कोई बात थोड़ी ना। अपीजमेंट भी कर रही है, क्या नाम है, उसको दोहन भी कर रही है और दबाव भी बना रही है, सब कुछ कर रही है सरकार। सरकार कोई चीज को छोड़ नहीं रही है। ये इनके इन प्रकरण सत्ता में आने की सारी ख्वाहिश है इनकी वापस, और कोई बात नहीं है। सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जब सत्ता के लिए क्रिमिनल्स को ये बाकायदा अपने, एक तो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी क्रिमिनलों की पार्टी है, दूसरी तरफ उन लोगों को आप ले लेते हैं जिनको आप पहले क्रिमिनल कर रहे थे, अब आप उनको अपने साथ लेकर चल रहे हैं। आप उन्हीं लोगों को पार्टी ज्वाइन करा देते हैं, आप उन्हीं माफियाओं को पार्टी ज्वाइन कराते हैं, लेकिन उनको ना लंगड़ा ऑपरेशन होता है ना एनकाउंटर होता है। एनकाउंटर प्रॉपर अगर फुल एनकाउंटर होता है तो जिस कौम का होता है वो सबको मालूम है। और पुलिस की सुरक्षा में आदमी जा रहा है, जब मालूम है कि आदमी इतना बड़ा माफिया, इसके कई वो होंगे, तो सांसद है, विधायक है, सब कुछ रहा है। वो आदमी विधायक था, सांसद था, और उसको पुलिस की सुरक्षा में ही गोली मार दी जाती है। तो ये तो सुशासन बाबू बता ही रहे हैं कि उनका सुशासन कैसा चल रहा है, कि पुलिस की उसमें ही गोली मार दी गई। ये तो पुलिस जो थे वो लोग, वहां तक कि वहां के कमिश्नर विश्नर सबको बर्खास्त, सस्पेंड नहीं बर्खास्त करना चाहिए था, कि ये हुआ कैसे। और आप कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छा बोल लेकर चल रहे हैं। कहीं कोई चाकू मार दे रहा है, कहीं कोई अपने बच्चों को मार दे रहा है, कहीं कोई सड़क पर खड़े होकर लठियाने लग रहा है, कहीं कोई कुछ करने लगा है। तो यहाँ पुलिस का खौफ तो है ही नहीं, और आपका ऑपरेशन लंगड़े का भी कोई खौफ नहीं है। आप तो सेलेक्टिव लंगड़ा ऑपरेशन चलाते हैं। ये लंगड़ा ऑपरेशन आज से 4 महीना पहले क्यों बंद था, अभी चालू हुआ? इतने दिन इन लोग को छूट क्यों दी गई? अब इलेक्शन आ गया है तो इलेक्शन में आपको दिखाना है कि हम क्राइम के अगेंस्ट हैं। अरे आपके ऊपर खुद क्रिमिनल केसेस थे, मर्डर के केसेस थे, दंगा भड़काने के केसेस थे, अटेम्प्ट टू मर्डर के केसेस थे। आपने अपने ही मर्डर के केसेस वापस ले लिए और फिर कह रहे हैं कि हम तो साहब क्या नाम है, लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, हम कानून व्यवस्था बहुत अच्छी रखेंगे। तो एक तरह से ये देखा जाए तो वो कानून व्यवस्था अच्छी नहीं कर रहे, वो अपने मुखालिफ लोगों को खत्म कर रहे हैं ताकि एक ही माफिया रहे पूरे प्रदेश में, दूसरा माफिया कोई ना रहे। तो मामले तो दूसरे हैं, प्रेजेंट दूसरे तौर पे किया जा रहा है। ठीक है भाई, जिसकी लाठी उसकी बहस कर रहे हैं तो करें। नहीं तो वो कहते हैं आपके समय में तो अतीक के घर से सरकार चलती थी, मुख्तार अंसारी के घर से सरकार चलती थी, तो आप चाहते उत्तर प्रदेश में वही कंडीशन होना चाहिए? भाई अतीक वो जो सरकार चला रहे थे तो योगी भी सरकार चला रहे हैं, अतीक के ऊपर मुकदमे तो अतीक कौन सा चुन के आया था और इलेक्शन जीत कर आया था? लारी साहब, अतीक कहीं से चुन कर आया था क्या? अतीक भी इलेक्शन जीत कर आया है। नहीं, इलेक्शन जीत कर नहीं, सीएम था क्या उत्तर प्रदेश का? राज्यसभा भेजा गया। अतीक को भी मैं क्या कह रहा हूं, अतीक अहमद, आप कह रहे हैं अतीक अहमद सरकार चला रहा था, अतीक अहमद सीएम था प्रदेश का, और आप उत्तर प्रदेश के सीएम के लिए माफिया शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई आप कह रहे हैं, आप खुद माफिया शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं सीएम के लिए। आप कह रहे हैं अतीक अहमद सरकार चलाता था। खुलकर बोलिए ना लारी साहब, फिर आप बोलते भी, निशाना भी साधते, फिर आपको डर भी लगता है। किस बात का डर? आप डर रहे हैं, पता नहीं क्यों डर रहे हैं आप। आपने कहा, आपने सीएम के लिए माफिया शब्द का इस्तेमाल किया, आपने कहा कि एक ही माफिया पूरा प्रदेश चला रहा है। तारिक अहमद लारी सिवाय ऊपर वाले के किसी से नहीं डरता है। हाँ। आप मुझे ये बताइए, बिल्कुल दिल पे हाथ रख के, गीता पे हाथ रख के बताइएगा कि क्या मुख्यमंत्री को ऊपर दंगा भड़काने, दंगा करने, अटेम्प्ट टू मर्डर के मुकदमे नहीं थे? ये मुझे बता दिए इसी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर। अब आप सच बताइए। वो तो आपकी सरकार के ऊपर एलिगेशन लगता है कि आपने जानबूझकर केसेस डाले थे। तो ये कोर्ट तय करती है, आपने वापस क्यों ले लिया? भाई मैं तो कह रहा हूं आरोप लगते हैं आपके ऊपर कि आपकी सरकार ने जानबूझकर वो केस डलवाए थे योगी जी के ऊपर। यही आरोप लगता है ना, बीजेपी यही बात कहती है जी। लगाया, आप मुख्यमंत्री थे, आप कोर्ट के और कानून का पालन करते हैं, तो आप वहां पे मुकदमा लड़ते हैं, आपने अपना ही मुकदमा क्यों वापस ले लिया? मुझे पहले ये बात बताइए। जांच तो उस जज की भी होनी चाहिए जो मुकदमे वापसी में मुख्यमंत्री के कहने के अनुसार वापसी भी कर देता है। ऐसे किसी के मुकदमे वापस नहीं होते हैं, सरकार लिखकर भी भेजती है मुकदमे वापस ना, लेकिन इनका मुकदमा आपके पास रास्ता, लेकिन आपके पास रास्ता खुला हुआ था, आप अदालत के दरवाजे पर जाते, आपने क्यों नहीं कुछ किया? अरे ये क्यों नहीं मुकदमा वापस ले लिया? मुकदमे में दम नहीं रहा होगा, वापस ले लिया होगा। वैसे ही सवाल का जवाब बीजेपी वाले बेहतर दे पाएंगे आपको क्यों वापस लिया गया। मैं सौरभ दुबे जी के पास जा रहा हूं, सौरभ दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए, उसके बाद मैं रिजवी साहब और कौशिक साहब आपके पास आ रहा हूं। लारी साहब आपके पास वापस लौटूंगा। सौरभ दुबे जी, सियासत के लिए इनकाउंटर किया जा रहा है, 27 के लिए इनकाउंटर किया जा रहा है। देखिए विवेक भाई,
जब योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की शपथ ली थी, उस समय शपथ के समय ही कह दिया था कि या तो अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ दें या फिर वो जो है अपना आचरण सुधार लें। और तमाम अपराधियों ने सरेंडर भी किया, अपने अपराध को सुधारा भी। लेकिन बहुत सारे अपराधी ऐसे थे जिनको पहले सत्ता का संरक्षण प्राप्त होता था, वो इस इसमें मदमस्त थे कि उनको लगता था कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जरूर बन गए हैं, लेकिन अभी भी उनको पुरानी सत्ताओं का, पुरानी राजनीतिक पार्टियों का संरक्षण है, तो उनका जो है वो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन लगातार हमने देखा कि जब योगी आदित्यनाथ की सरकार बनती है, चाहे वो विकास दुबे का मामला हो, जिसने लगातार जो है पुलिस कर्मियों पर भी गोली चलाई, अपराध के बड़े पैमाने पर वो एक बड़ा अपराधी था, उसका भी इनकाउंटर जो है वो कानूनन माध्यम से पुलिस के द्वारा हुआ। उसके बाद हमने देखा कि जो अतीक अहमद या मुख्तार अंसारी, जैसे कहते हैं ना कि ये कह रहे थे, अभी कोई आपके पैनल पे कह रहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में भी मुकदमे थे। देखिए, पहले की जो सरकारें थी उसका जो चरित्र ही था, साधु संतों पर उनको जो है उनके ऊपर इल्जाम लगवाना, उनको आरोपी बनाना, उनको अपराधी बना करके उनके ऊपर केस डालना, और जो माफिया लोग थे उनको टिकट दे देना पार्टी का, उनको चुनाव लड़वाने की तैयारी करना, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, चाहे वो अतीक अहमद हो। हम सब जानते हैं कि वो किस राजनीतिक पार्टी से उनको टिकट मिलता था और वो कितने बड़े अपराधी का जो है पैमाने पर वो अपराध करते थे। देखिए, इन लोगों का तो खौफ उस समय हुआ करता था, लेकिन बावजूद उसके योगी आदित्यनाथ की सरकार जब आती है, ना वो जाति देखती है, ना वो धर्म देखती है। जो भी अपराधी हैं उनके खिलाफ कानूनन रूप से कड़ी कार्रवाई करते हुए, चाहे वो पुलिस अपना काम इनकाउंटर करना हो। कोई कह रहा था कि यार वो पुलिस जो है गोली चला रही है, बम ये चला रही है, बताइए। वो हमने देखा था ना, गुड्डू को जो है, मुस्लिम गुड्डू जो था, वो बतासे की तरह जो है वो बम फेंक रहा था झोले में भर करके। तो ये लोग चाहते हैं कि गुड्डू मुस्लिम जो है या ऐसे अपराधी वो बतासे की तरह निकाल के बम फेंकें, गोली चलाएं, और पुलिस जो है वो निहत्था मारी जाए, या पुलिस जो है उनको पकड़ने में नाकाम रहे। अरे भैया, अगर आप कानून के ऊपर आक्रमण करेंगे, पुलिस के ऊपर अगर आप आक्रमण करेंगे, तो निश्चित तौर पर पुलिस भी कानूनी कार्रवाई करेगी। पुलिस को हथियार इसीलिए मिला है कि अगर अपराधी जो है वो हद से बाहर चला जाए, किसी की जान लेने की कोशिश करे, पुलिस कर्मियों पर हथियार चलाने की कोशिश करे, तो उसके पैर में तो विपक्ष, सौरभ जी, विपक्ष ये कह रहा है कि अदालत बंद कर दें, फिर जब फैसला पुलिस को ही करना है तो अदालत में ताला लगा देते हैं। विपक्ष से सवाल पूछ रहा है, जब एनकाउंटर पुलिस को ही करना है, फैसला पुलिस को ही देना है, एनकाउंटर ऑन द स्पॉट हो जाना है, तो फिर अदालत का क्या काम? विवेक भाई, ये बताइए, पुलिस को गन क्यों दी जाती है, बंदूक क्यों दी जाती है, बताइए। अगर गुड्डू मुस्लिम को आपने बम फेंकते हुए देखा था कि नहीं, बतासे की तरह बम फेंक रहा था झोले से, ऐसे अपराधियों को पुलिस कैसे निपटेगी, आप बताइए। जो लोग पुलिस पर आक्रमण करते हैं, पुलिस क्या कर रही है, कानूनन रूप से उनको उनके पैर में ही तो गोली मार रही है। भाई, वो कानूनन नियम है पैर में गोली मारने का, वो पुलिस की ट्रेनिंग में उनको सिखाया जाता है कि अगर अपराधी जो है वो आपके ऊपर फायर करने की कोशिश कर रहा है, अपराधी किसी निहत्थे को मारने की कोशिश कर रहा है, तो उसके पैर पर आप गोली चला सकते हैं। तो कानून और संविधान में लिखा है, इसका तो कोई संविधान उल्लंघन हुआ नहीं है। निश्चित तौर पर पुलिस भी अपना काम कर रही है, प्रशासन भी अपना काम कर रहा है, कोर्ट कचहरी भी अपना काम कर रही है लगातार। रिजवी साहब, कोर्ट कचहरी पुलिस प्रशासन सब अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अपराधियों पर नकेल बहुत जरूरी है, इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। रिजवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक भाई आपका। आप खुद समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है, और देखा जाए तो वो क्या कहते हैं, 100 दिन चढ़े अढ़ाई कोस, 9 साल की सरकार हो गई है और अब भी अपराधी इनके गिरफ्त में नहीं है, ऐसा लगता है अब भी नहीं इनके गिरफ्त। हर रोज घटनाएं हो रही हैं, हाँ? लेकिन ये जो कार्रवाई करते हैं, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं धर्म और जाति देख करके भी ये कार्रवाई हो रही। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी असद का जिक्र किया, ठीक है, आपने कर दिया इनकाउंटर क्योंकि सूर्या का कत्ल किया था, ठीक किया, लेकिन चिराग त्यागी के जो हत्यारे हैं उनका क्या हो रहा है? अभी एक 1.5 साल के बच्चे को जिस तरह से 8 बार पटक पटक के मारा एक शख्स ने, उसके भी पैर में गोली मारी गई है, नाम क्या, उसके भी पैर में, वो भी अस्पताल में है, पानी नहीं, इसका हाफ इनकाउंटर हुआ। हाफ इनकाउंटर आप बताइए, मतलब रिजवी साहब ये सवाल उठा रहे हैं, रिजवी साहब ये सवाल पूछ रहे हैं, मुसलमानों का फुल इनकाउंटर और हिंदुओं का हाफ इनकाउंटर, यही कहना चाह रहे हैं। अरे खुल के कहिए, मैं तो कहता हूं, मैं कहता हूं खुलकर बात रखिए। तब क्यों हो रहा है?
हाँ, दूसरी यही चीज यही मैं पूछ आ रहे हैं रहा ना हूं, आप। देखिए हाँ, मैं स्क्रीन बात पर कर आई रहा प्लीज। हूं। हाँ, अभी सौरभ दुबे अरबाज ने स्क्रीन पे। जहांगीरपुरी हाँ, में, अरबाज को उसी 28 तारीख को, अरबाज को जहांगीरपुरी दिल्ली में मुमताज भाई उसी को किस 28 बात का तारीख गम को है? 3 मुमताज भाई लोगों को ने किस बात का चाकुओं गम से है? घोंप के असद मार असद दिया, असद को जो है लेकिन इनकाउंटर उस हुआ, पर उसका कोई गम है? सवाल नहीं है। ना कोई मुमताज बुलडोजर भाई, चल रहा आप है, क्या ना कहीं असद को कोई संरक्षण देना चाह इनकाउंटर हो रहे रहा है, ना हैं? कोई अरेस्ट। असद का कोई गम है आपको? असद का कोई दुख है? मैं आ रहा हैं हूं मुमताज सौरभ, भाई, इतना आपको परेशान कोई मत हो, असद का मैं आ गम रहा है? हूं, मैं आ रहा हूं। देखिए अरे विवेक भाई, नहीं, मैं आपको एक तो बता आपको दूं, बधाई हो, आप पार्टी दर ये पार्टी चेंज कर रहे हैं, बसपा में 2012 चले से गए हैं और आप 2017 बसपा की तक राजनीति करने लगे। ये गन्ना और बताइए कि बसपा पराली क्या की मैं संरक्षण दे देखता रही रहा है? पूरे बहन स्टेट में। बहन जी तो नहीं सिर्फ संरक्षण देती थी। आप कैसे हुई, बसपा के समर्थक हो 6 गए? बहन जी तो अपराधियों को संरक्षण नहीं हुए। देती थी। बात और करिएगा, इसके आप साथ बहन साथ एक जी मिनट, देती नहीं अरे कर रहे हैं। सौरभ दुबे रुक आप जाओ, नए भी मैं नए आपके गए पीछे हैं, बोला नहीं। एक एक करके, मैं ठीक है, आपके ठीक है। पीछे सौरभ सौरभ दुबे जी, एक बार पूरी बात हो जाए रिजवी साहब की। हाँ, रिजवी साहब। हाँ, काउंटर कर लेना। हाँ, इनकाउंटर क्यों कर रहे हो? काउंटर कर लेना। आप भी हमारा इनकाउंटर कर रहे हो यहाँ पे। अरे भाई कर लेना ना, रुक जाओ। लेकिन बीएसपी अरे रुक अपराधियों को जाए, संरक्षण नहीं देखिए देती है। 2012 से अपराधियों लेकर को के संरक्षण नहीं देती थी। 2017 तक मायावती अगर देखा जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में दंगे होते रहे, और 17 से लेकर के अब तक 9 साल 26 तक क्या चल रहा है? बुलेट और बुलडोजर, बुलेट और बुलडोजर, इसी की सदा आ रही है। पेपर लीक हो रहा है, कोई नहीं बोल रहा है। महंगाई पे कोई नहीं बोल रहा है। बेरोजगारी पे कोई नहीं बोल रहा है। कैसे आप हाँ, बीएसपी समर्थक सड़कों हैं? में घोटाले हो रहे आप हैं। अपराधियों में देखिए गंभीर हो अभी रहा है। गंगा असद एक्सप्रेस को वे अगर बना, गोली लगी है तो 1 आपको महीने दिक्कत नहीं हो हुए, रही सबसे है। महंगा अरे गंगा अपराधी एक्सप्रेस तो था मेरे भाई। वे, उसकी सड़कें उखड़ने मुमताज लगी, भाई अपराधी उस तो पे था। कहीं नहीं बोल रहा है। अरे 4 अपराधियों बार को में एक कार्रवाई स्टेशन तो पे हो जा रही करके है। देखिए। मतलब आपको तो एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके, सौरभ दुबे जी आ रहा हूं, एक एक करके, एक एक करके। मतलब ये कह रहे हैं कि असद के नाम पर क्या विपक्ष आंसू बहा रहा है? नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि हाँ। ये कैसी सरकार चलाई जा रही है। हाँ, हाँ। और दावे इतने बड़े बड़े हैं कि माफिया राज खत्म हो गया, जी। गुंडा राज खत्म हो गया। अभी बनारस में जी। खुल्ला गोली चलाई जा रही थी, जी। कहां खत्म हो गए? संजीव हाँ, कौशिक जी, कैसे खत्म? ठीक है। संजीव कौशिक जी, अपराध और अपराधी दोनों उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं, ये कहना है रिजवी साहब का, और चुनिंदा कार्रवाई की जा रही है। एक भाई ऊपर आपके ऊपर टिकट चलता हुआ दिखाई दे रहा है कि 24 घंटे में 20 गिरफ्तार, और एक ऐसे अपराधी को आपने ढेर कर दिया है जिसके आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में आपसे पूछेंगे तो शायद आप भी नहीं बता पाएंगे। एक केवल उस लड़के की हत्या, सूर्या की हत्या के अलावा कोई रिकॉर्ड नहीं। 30 तारीख को वो हत्या करता है, 31 तारीख को 50,000 का इनामी उसे अपराधी घोषित कर दिया जाता है, और आज के दिन में उसको ढेर कर दिया जाता है। और पीठ थपथपाइए उत्तर प्रदेश पुलिस की कैसी पीठ बात कर थपथपाइए। रहे हैं बताइए? बदतमीजी इतनी नहीं, बदतमीजी नहीं, संवेदनहीनता बिल्कुल वाली नहीं, बातें हैं। बदतमीजी नहीं, एकदम नहीं चुप रहिए, हम नहीं संजीव भाई, बोलेंगे बहुत फिर। संवेदनहीनता वाली इस बातें कह रहे बदतमीज को नहीं, हैं। ये आप कह रहे हैं बदतमीजी उसका है कोई ये। आपराधिक सौरभ रिकॉर्ड दुबे नहीं को बात कीजिए, हम नहीं है। बोलेंगे, आप नहीं कह रहे हैं बोलेंगे हम। उसका आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है कोई। आपको शर्म आनी चाहिए। आप इतनी अरे एक एक करके, संवेदनहीनता सौरभ वाली दुबे जी, बातें ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके भाई। पास। अरे वो अपनी बात तो रख ले भाई साहब, पहली बात पे आप उनको रोक दीजिएगा तो उनकी बात नहीं सौरभ दुबे है। को- वो कह रहे कि सिर्फ सौरभ एक दुबे- हत्या के अलावा वो निर्दोष था, सौरभ दुबे को बदतमीजी सिर्फ एक हत्या की थी। संजीव कौशिक जी कह रहे हैं सिर्फ एक हत्या की थी और बाकी वो निर्दोष था। तो सौरभ दुबे जी आप रुक जाइए, आप थोड़ी आप एक सेकंड थोड़ा सा आप अपने आप को लगाम दीजिए। सौरभ दुबे जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। संजीव कौशिक जी जी, हाँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि वो एक हत्यारा था, उसने हत्या की, निश्चित तौर पे उसको पकड़ा जाना चाहिए। यदि मुठभेड़ हुई तो उसको गोली मार देना चाहिए, हमें इससे कोई एतराज नहीं है। यदि उसने कोई जवाबी कार्रवाई की या उधर से असलहा से उसने यदि फायरिंग की, पुलिस आत्मरक्षार्थ में उसे गोली चलाएगी, मारेगी, ढेर करेगी, हमें इससे कोई एतराज नहीं है। लेकिन आप यदि ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि असद एक बहुत बड़ा संगठित अपराध करने वाला एक अपराधी था, उसका गैंग था, या पीछे से बहुत बड़ा कोई उसकी कोई पृष्ठभूमि थी, तो ये गलत बात है। ये पुलिस की विफलता है कि इस तरह। अरे भाई आप बदतमीजी कर रहे हैं, आपको कुछ समझ में आता नहीं, आप कूद जाते हैं केवल सरकार के पक्ष में लल्लोपन जो करने के लिए कूद जाते हैं। ये आदत से बाहर जाइए भाई, गंभीर बनिए। ठीक है, एक एक करके एक बार कौशिक जी बात पूरी कर लीजिए। पर बैठे हुए हैं। हाँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जिस रिकॉर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, हाँ, 9 साल लगभग 8 महीने के आसपास, लगभग 6 महीने के आसपास में हो चुके हैं। अब आने वाले दिनों में 2027 में फरवरी माह में इलेक्शन होने वाले हैं, और उस समय आप आंकड़ा दिखाते हैं कि 17,000 से ज्यादा इनकाउंटर कर दिया आप, 200 से ज्यादा लोगों को ढेर कर दिया आप, 50 से ज्यादा लोगों के बारे में आप बता रहे हैं कि हाफ इनकाउंटर कर दिए। और जब आंकड़े निकाल के होता क्या है, मैं सिर्फ ये प्रश्न आपसे खड़ा कर रहा हूं कि यदि अपराधियों में इस तरह के इनकाउंटर से भय का माहौल होता तो अपराध करने से डरते लोग। अपराधियों के मन में कहीं भी जेहन में आपने अपराध के प्रति कोई भय नहीं कायम किया।
ये लड़का जो इतना कम उम्र का लड़का है वो आराम से हत्या करता है और वीडियो भी बनाता है और वीडियो बना के वो कहता है कि मैंने इसको खत्म कर दिया। दोस्तों, मैं जा रहा हूं, जेल में जा रहा हूं, वापस आऊंगा, ये हिम्मत कहां से आई? निश्चित तौर पर ये सरकार की विफलता है। आप इनकाउंटर कर देते हैं, उसकी कहानी खत्म हो जाती है। आप बताइए मुझे, पिछले 10 सालों से सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, उसका घर कैसे बन गए, अवैध कैसे हो गए? आप किसी ने गलती की, आप उसके घर पर जाकर के बुलडोजर चलाना चाहते हैं। आप जो मैसेज दे रहे हैं ये बेहद खतरनाक है। कौन होते हैं बुलडोजर चलाने वाले? आप 10 सालों के अंदर में यदि आपकी सरकार के बीच में यदि उसका घर बना, अवैध तरीके से बना, तो क्या आप में इतनी हिम्मत है कि जब घर बन रहा था उस समय कौन अधिकारी उसको परमिशन दे रहा था? क्या उस समय के अधिकारियों को आप पनिशमेंट करने की हिम्मत रखेंगे? सारे पैसे लेके, ये सब पैसे ऊपर तक जाते हैं, सब किसी को पता है। एक गुमती और एक मोड़ पर बैठा हुआ एक आदमी एक छोटा सा खोमचा भी नहीं लगा सकता बगैर पैसे के। पैसे लेते हैं, वसूली करते हैं, घर बनवाते हैं, संगठित रूप से अपराध करने वालों को प्रश्रय देते हैं और उसके बाद में गोली मारते हैं। करप्शन और एनकाउंटर में पक्षपात। अमरीश जी, मैंने आपसे कहा ना कि इसकी पृष्ठभूमि 30-35 साल पहले की है और इतनी आदत बिगाड़ दी गई। अभी बहुत सी बातें कही गई। आज सरकार का एक भी मंत्री, मुख्यमंत्री तो छोड़ दीजिए, किसी को आप अपराधियों के साथ खड़े होकर के फोटो खिंचाते देखते हैं? किसी के बारे में कोई आरोप है कि उसने हत्या में वो लिप्त रहा या जमीन कब्जा किया किसी आम आदमी की? आप जितने भी एनकाउंटर हैं या जो भी पुलिस कार्रवाइयां हैं, स्थानीय नागरिकों का से राय लीजिए, आपको तब पता चलेगा कि लोग कितने संतुष्ट हैं, कितनी राहत महसूस करते हैं। आज सरकार अगर एक्शन ले रही है अपराधियों के खिलाफ तो हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि राजनीतिक दल चाहे जो भी हो, वो हर समाज के व्यक्ति के लिए राजनीतिक दल होते हैं, उसकी उनको चिंता करनी चाहिए। ये अपराधियों के परमाबरदारी के लिए हम लोग नहीं है कि हम उनके हितों की रक्षा करें। और मैं समझता हूं कि भ्रष्टाचार पे भी कंट्रोल हुआ। जब कंट्रोल होता है तो इसको ये लोग उत्पीड़न कहते हैं, और जब कार्रवाई नहीं होती तो कहते हैं कार्रवाई नहीं हो रही है। तो भाई कहीं तो स्पष्ट होनी चाहिए नियत भी और विचार भी। कार्रवाई करे तो भाई सताया जा रहा है, ना करे तो लॉ एंड ऑर्डर फेल है। चित भी मेरी पट भी मेरा है। लारी साहब, भाई देखिए, एक बहुत छोटा सा इंसिडेंट आपको सुनाता हूँ जो पर्सनल मेरे साथ हुआ जी। मैं बीमारी से उठा था और 10 दिन हुआ था। मैं अपने फैमिली के साथ, मेरी वाइफ, मेरी बच्ची, मेरा बच्चा, हम 4 लोग जा रहे थे ऐसे ही कि चलो शाम को आउटिंग करने जाते हैं। एक मोटरसाइकिल आई और आके मेरे गाड़ी के आगे एकदम खड़ी करके रोक दी और पत्थर उठाया और मेरे ऊपर हमला की कोशिश किया। वो हम लोगों को उसके सुन तो लीजिए सर, देश को आगे बढ़ाना है मिलजुल करके। अभी हम जाति धर्म में फंसे रहेंगे तब तो हम लोग अपने देश का विकास ही नहीं कर सकते। सर पहले सुन लीजिए, पहले पूरी बातें सुनी जाती हैं, कड़ी फिर बोला कार्रवाई जाता आवश्यक है। आप बात तो सुनिए पहले। अगर इस देश के और इस प्रदेश का विकास, ठीक है, लारी साहब की बात आ जाने, एक बार फिर मैं आ रहा हूं आपके पास। अमरीश जी, हाँ तो लारी साहब। उसके बाद मेरे लड़के ने मुझे बचाया, मैंने अपने आप को बचाया और मैं अपने आप को बचा रहा हूं तो मेरे ही ऊपर 151 का मुकदमा लगा दिया गया। वेरी गुड, ये है मोदी की। क्यों? क्योंकि मेरा नाम तारिक अहमद लारी है और मैं समाजवादी पार्टी से हूं, इसलिए मेरे ऊपर ये मुकदमा लगाया गया। ये है कानून व्यवस्था। ये पर्सनल इंसिडेंट बता रहा हूं सर, पर्सनल इंसिडेंट, और मुझे मालूम है किन लोगों ने किया था। मैं बता रहा हूं, मैं थाने पहुंचू उससे पहले मेरे खिलाफ उन लोगों ने 151 की कार्रवाई कर दी। इतनी प्रॉम्प्ट तो पुलिस कभी नहीं होती है, क्योंकि सब पेमेंट किया गया था। क्योंकि आपका नाम तारिक अहमद लारी है, इसलिए। यस, तारिक अहमद लारी है। और हाँ, विवाद था। विवाद क्या था? पैसे का विवाद था। उन्होंने एक आदमी को हायर किया था कि मेरे साथ वो झगड़ा करे और सब करे, और मैं अगर उसको मारूं तो मेरे ऊपर। मतलब आपका भी ये कहना है कि असद का एनकाउंटर सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि उसका नाम असद था? देखिए, हर किसी का अपना अपना होता है, हर किसी का अपना होता है। असद का एनकाउंटर इसलिए हुआ क्योंकि मुख्तार अंसारी, वो क्या नाम है, अतीक अहमद का वो लड़का था और वो एक शूट आउट में इन्वॉल्व था जो दिख रहा था। चलिए ठीक है, समझ में आता है, लेकिन पहली बार में एनकाउंटर ये समझ से परे था, बिल्कुल परे था। एक से एक मर्डर हुआ है लेकिन आज तक किसी का एनकाउंटर जल्दी हुए नहीं है, क्योंकि उसका नाम असद था इसलिए उसका एनकाउंटर हो गया। वो अतीक अहमद का लड़का था इसलिए उसका एनकाउंटर हो गया।
हम कुछ नहीं कहेंगे उस बात पे कि ठीक है भाई सरकार की मर्जी। मेरे साथ क्या हुआ आप उसका जवाब दीजिए, क्योंकि मेरा नाम तारिक अहमद लारी है, इसलिए मेरे ऊपर 151, मेरे लड़के के ऊपर 151 की कार्रवाई हो गई और मेरी गाड़ी तोड़ी गई। सब कुछ दिख रहा है कि गाड़ी पे शीशे पे पत्थर चले हुए हैं, शीशे टूटे हुए हैं, उसके बावजूद तारिक अहमद लारी पर कार्रवाई हुई, क्योंकि तारिक अहमद लारी और मोहम्मद अमान लारी नाम था। मेरे बीवी बच्चे साथ, मेरी बीवी और मेरी लड़की भी साथ में थे, बाकायदा उनको भी थाने लाया गया, गाड़ी ले ली, इनकी पोल खुल गई। ये अभी जो है कह रहे थे कि न्यायपालिका का काम है, न्यायपालिका करेगी। अगर तारिक अहमद लारी के साथ कुछ ऐसी घटना घटी जो कि उनको लगता है कि गलत है, तो कानून के रास्ता उन्हें वो जो है न्यायालय क्यों नहीं गए वो? भाई अभी तो न्यायालय की बात कर रहे थे ना वो, या वही मानते हैं कि न्यायालय में उनको इंसाफ नहीं मिलेगा? देखिए ये जो पूरी अफवाहें है ना, इसको टीवी चैनल पर फैलाना बंद कर दीजिए। मैंने क्या बोला कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ना तो जाति देख करके ना तो धर्म देख करके वो लगातार जो आरोपियों पर, जो अपराधियों पर कार्रवाई कर रही है बिना किसी द्वेष के, बिना किसी जो है मनमुटाव के। देखिए एक समय उत्तर प्रदेश की सरकार में जब अखिलेश यादव जी थे, हमने देखा था लगातार वो जो है अपराधियों को पालते पोसते थे। किसी एक नाम, अब जिस माफिया का नाम ले रहे हैं उसके कुत्ते से हाथ मिलाते थे। बताइए ये तो नौबत अखिलेश यादव की थी, कुत्ते के माफिया से हाथ मिला रहे थे। ये बहुत ही शर्मनाक घटना हमने मंच पर देखी है। अरे आप रहने दीजिए तारिक अहमद साहब, आप न्यायालय जाइए ना, आपके साथ गलत हुआ है तो आप जाते क्यों नहीं कोर्ट कचहरी? आपके साथ गलत हुआ है, पुलिस ने गलत किया है, क्या कचहरी पे विश्वास नहीं है, न्यायालय में विश्वास नहीं है? आप जाइए न्यायालय में, अगर आपके साथ गलत हुआ है कोर्ट कचहरी, हम जाते हैं ना लोग कोर्ट कचहरी। विपक्ष को ये क्यों लगता है नाम देखकर एनकाउंटर किया जा रहा है सौरभ दुबे जी? समझिए विवेक भाई, विपक्ष को ये क्यों लगता है कि नाम देखकर एनकाउंटर किया जा रहा है, नाम देखकर कार्रवाई की जा रही है, नाम देखकर घर गिराए जा रहे हैं? विवेक भाई देखिए, पूरे विश्व में अगर मुस्लिम भाई कहीं सुरक्षित और सेफ हैं, वो हिंदुस्तान के अंदर हैं। आप ईरान का हाल देखिए, कतर का देखिए, कुवैत का देखिए, मुस्लिम ही मुस्लिमों को मार रहे हैं। आज मुस्लिम खुद कहते हैं, मुस्लिम भाई, कि उनके लिए अगर सबसे अच्छा मुल्क कोई है तो भारत है, जहां पर पूरी स्वतंत्रता के साथ, जैसे तारिक अहमद लारी अभी चिल्ला चिल्ला करके अपनी बात रख रहे हैं, ऐसे ही यहां पर जो है संवैधानिक तरीके से अपनी बात भी रख सकते हैं। अगर कोई इनके साथ गलत कार्रवाई हुई तो अदालत भी जा सकते हैं। नहीं जाएंगे क्योंकि चैनल पर अफवाह फैलानी है। दूसरे राजनीतिक विश्लेषक साहब हैं संजीव कौशिक, ये बताइए अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, कह रहे हैं उस बच्चे का कोई अपराध नहीं था। इनको शर्म आनी चाहिए। खुदा ना खास्ता अगर इनके जानकारी वाले किसी व्यक्ति के साथ घटना घट जाए और उसको चाकुओं से मार दिया जाए, तो क्या उसका बैकग्राउंड देखने जाएंगे कि वो अपराधी था कि नहीं था? उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तीसरे मुमताज अली साहब है, ये बीएसपी समर्थक बन के बैठ गए। इन्होंने मायावती जी की नीतियों को पढ़ा कुछ नहीं है, जानते कुछ नहीं है। मायावती जी तो बहुत सख्त थी इस चीजों पर। मायावती तो अपराधियों पर लगाम लगाने वाली वो पहली ऐसी मुख्यमंत्री जब उस समय बनी थी, समाजवादी पार्टी को चुनौती दी थी उन्होंने लगातार। और उसके बाद जब योगी आदित्यनाथ की सरकार उसी काम को कर रही है, तो बीएसपी समर्थक होकर के उसमें जो है अब अपना जाति और धर्म ढूंढ रहे हैं। देखिए मेरे भाई, आपको भी पता है कि चाहे वो भारत देश हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, सबसे सुरक्षित मुमताज भाई आप यहीं पर हैं, सबसे सुरक्षित यहीं पर हैं आप। ना तो आप ईरान जा सकते हैं, ना इराक जा सकते हैं, ना आप कुवैत जा सकते हैं, ना कतर जा सकते हैं, ना दुबई जा सकते हैं। हिंदुस्तान से अच्छा लोगों की लिस्ट कोई नहीं है। आप बताइए ना, बहन जी की बात कर रहे हो, 2007 से 2012 तक बहन जी ने सबका साथ सबका विकास किया था और सबके साथ एक तरह का सलूक किया था। मुंह देख कर नहीं करती थी बहन जी। बहन जी की धूल तक नहीं पहुंच पाओगे। सुनो, बहन जी की धूल तक नहीं पहुंच पाओगे। बहन जी का तो जिक्र छोड़ो, अपना जिक्र करो। हाई कोर्ट ने जो लिस्ट मांगी है राजा भैया समेत तमाम लोगों बताइए जो निर्दोष था और सरकार ने उसके ऊपर कार्रवाई की। कोई एक व्यक्ति है आपके पास? किसी एक व्यक्ति का नाम है? मैं सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति का नाम पूछ रहा हूँ। आप क्या कहना चाहते हैं? राजा भैया की खुद पत्नी ने दिखाए कि कितने असलहे हैं। विकास दुबे अपराधी नहीं था, बाद में उसको किस तरह से पेश किया गया पता नहीं आपको, जानते नहीं हो आप। नाम बताइए। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि विकास की बात करो। मैं कह रहा हूँ कि आप जो है नीट का पेपर, उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपराधी नहीं है लेकिन अपराधी घोषित किया हो, उसको कोई सजा दी हो, ऐसा एक नाम बताइए। आपको सबूत दिखाने पड़ेंगे, तर्कों के साथ बहस करिए, नहीं तो आप भी अहमद लारी के साथ कहेंगे ये तुष्टिकरण जो हिंदू तुष्टिकरण शुरू किया है ना, ये हिंदू अपीजमेंट,
इसकी राजनीति बंद कर दो। मैं तो ये कह रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ, मैं एक भी मुस्लिम ने नहीं कहा। एक एक करके भाई साहब एक साथ बोलेंगे, नहीं समझ आ रहा कुछ भी मेरे। सुनिए एक एक करके, ठीक है। सौरभ दुबे वापस आ रहा है, एक बार रिजी साहब की बात पूरी हो जाए, फिर संजीव कौशिक आपके पास आ रहा हूं। हाँ रिजी साहब, देखिए ये बहन जी की बात कर रहे थे। हाँ, तो बहन जी तो वाकई सबका साथ सबका विकास कर रही थी। हाँ बहन जी की सरकार 2007 से 2012 तक माफिया तर कांपता था। मैं वही बात कह रहा हूं कि मैं वही बात कर रहा हूं कि बीएसपी की सरकार में भी अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस था और बहुत सख्त निर्देश थे कि बहन बेटियों की सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर, दो चीजें प्रायोरिटी पर थी। तो फिर आप लोग कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई ये जो अपराधियों पर एक्शन हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है, या फिर इसमें पक्षपात किया जा रहा है, या नाम देखकर एनकाउंटर किया जा रहा है? अच्छा ये बताइए विवेक भाई, अभी हाई कोर्ट ने राजा भैया समेत तमाम लोगों की डिटेल मांगी है लिस्ट दे करके। कौन लोग हैं वो, जरा बताइए। अच्छा, और आज ये अभी बताया ना 17,000 इनकाउंटर हुए, ये कहा गया ना, तो आप बताइए ये असलहे कहां से आ रहे हैं? ये तमंचे पिस्तौल ये कहां से बन रहे हैं? ये किसके राज्य में बन रहे हैं? क्या कंट्रोल है, मैं बताइए जरा थे। अभी बनारस में, अरे तो वही बात है ना रिजी साहब, एक्शन लेते हैं तो प्रताड़ित बताते हैं, नहीं लेते हैं तो कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर फेल है। अब लोग करे तो करे क्या, मतलब सरकार भी क्या करे? चले 2.5 को, हाँ तो पहुंचे कहां, नतीजा ठीक है। सौरभ दुबे जी कुछ कहना चाह रहे हैं, संजीव कौशिक आपके पास। सौरभ दुबे जी, निकला ये तो बताइए। देखिए मुमताज भाई पत्रकार भी रहे हैं, पहले इंकलाब में पत्रकारिता करते थे। दैनिक जागरण का इंकलाब जो था, ये बहुत अच्छे से जानते हैं कहाँ बंदूक बनती है, कट्टे कहाँ बनते हैं। मुजफ्फरनगर में बड़ी पत्रकारिता की इन्होंने घूम घूम करके, तो इनको सब पता है कि कहाँ बनते तो किसकी सरकार में बनते थे। अब माफ करिएगा, अब नहीं बनते हैं। जिस समय बनते थे उस समय आप पत्रकार थे, जिस समय बनते थे। अब आज की डेट में वो नहीं बनते हैं। कुट्टे और बंदूक जो है, आज जो है कानूनन रूप से कार्रवाई की जा रही है। अपराधियों को संरक्षण मत दीजिए। मुमताज आलम भाई, आपने बीएसपी अगर ज्वाइन किया है, बीएसपी समर्थक बनते हैं तो अपराध के खिलाफ बोलिए, अपराध के साथ मत बोलिए। मैं कह रहा हूं, अगर बहन जी ने आपको देख लिया, माफ करिएगा, तो बहन जी उसको खत्म करो, अपराध खत्म करो, नहीं कर पाएंगी, लेकिन झूठे दावे मत करो। अपराधियों के साथ अपराध नहीं खत्म हुआ, मानो। जरूरी नहीं है कि आप जो है कि आप अपराधियों के साथ खड़े हो। मायावती जी के चिन्हों पर चलिए, जीरो टॉलरेंस पर चलिए, योगी आदित्यनाथ की सरकार के साथ खड़े होइए। मैं किसी भी ऐसी नीति का समर्थन नहीं करूंगा जो किसी धर्म के साथ, किसी जाति के कातिलों को सजा कब मिलेगी? चिराग त्यागी के कातिलों का इनकाउंटर कब होगा? संजीव कौशिक जी ठीक है, आ रहा हूं सौरभ दुबे आपके पास। संजीव कौशिक। हाँ विवेक भाई, कुछ लोगों को आरोपी, अपराधी, हत्यारा, गैंगस्टर जैसे शब्दों की जिसको परिभाषा नहीं हो, उनकी बौद्धिक क्षमता लुल्ल होती है, सबको एक ही लाइन में समेट देते हैं। सबके अलग अलग अर्थ होते हैं, यदि शब्द अलग अलग हैं तो उसके अर्थ भी अलग अलग हैं। हत्यारे को आप गैंगस्टर नहीं कर सकते। एक लड़का जिसने हत्या किया, निश्चित तौर पे वो हत्यारा है। हत्यारा के तौर पर वो आरोपी बनता, अपराधी बनता, या गोली मार दी जाती, लेकिन वो संगठित अपराध करने वाला कोई गैंगस्टर नहीं है। अब उसके बदले में यदि आप पीठ थपथपाना चाहते हैं कि हमने बहुत बड़े गैंगस्टर का सफाया कर दिया, किसी का मर्डर कर दिया, संदीप भाई, किसी की हत्या कर दी उसने, किसी का मर्डर कर दिया, और आप कह रहे हैं उसको बच्चा संबोधित कर रहे हैं, वो तो अपराधी हो गया। कुछ नहीं है सौरभ भाई, कुछ के अलावा कुछ नहीं। अरे भाई, जिस दिन उसने मर्डर किया उसी दिन अपराधी बन गया। आपको बजाना है, बजाइए, सरकार की चीज लगाइए आप। अरे आप इतने वरिष्ठ आदमी हैं, आपकी विवेक शून्यता जीरो हो गई है क्या? जिस दिन उसने अपराध किया, जिस दिन उसने किसी की हत्या की, उसी दिन अपराधी हो गया। बात आने दीजिए। क्या पैमाना है? अरे भाई, हत्या करना नहीं है तो आपत्ति आने तो दीजिए। सौरभ दुबे जी थोड़ा सा आप रिलैक्स कीजिए प्लीज, एक बार आपत्ति आने तो दीजिए। कर रहे हैं। अरे संजीव कौशिक के हिसाब से, अरे बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, कह क्या रहे हैं सुन तो ले एक बार। हाँ संजीव कौशिक के हिसाब से अभी तक धैर्य आ जानी चाहिए थी, लेकिन बचकानी हरकतें करते हैं सौरभ भाई, बीच बीच में कूद के। तो सुन तो लीजिए कम से कम, बोलने वो युवा अभी तो बोलने का मौका मिला किसी ने। वो तो एलओपी से भी बहुत कम उम्र के हैं, आपके तो नेता ही युवा है, तभी तो वो एलओपी से भी बहुत कम उम्र के हैं। ठीक है, तो डिस्टर्ब करते हैं ऐसे ही। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब अपराधियों के खात्मे की बात होती है तो निश्चित तौर पे एक खौफ होना चाहिए। यदि एक अपराध आज हो और उसके सीने में हम गोली ठोक दें और कल फिर वही अपराध हो और उसके बाद फिर कहें कि हमने दोनों का सफाया कर दिया, तो निश्चित तौर पर एक विफल सरकार के तौर पे आप है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। खौफ के माहौल में आप एक घर जब ढहाते हैं तो उस घर से 4 निकलते हैं विद्रोही बन करके, और उसमें से 3 अपराधी किस श्रेणी में आ जाते हैं।
आप किसी के साथ जब ज्यादती करते हैं, अदालतों का काम है फैसला करना, अदालतें फैसला करती है तो लोग मानते हैं। बड़ी बड़ी हमने देखा है कि अदालतों ने ऐसे फैसले किए हैं जिसमें पूरा घर बिखर गया है, लेकिन लोगों ने माना। लेकिन जब आप सीने में गोली ठोक देते हैं, जब आप नाम दे करके तरह की कार्रवाई करते हैं, ये बेहद शर्मनाक है। और अब तक इलेक्शन नजदीक है तो होता रहेगा। और संजीव भाई इतने वरिष्ठ आदमी हैं, इतनी छोटी सी बात नहीं समझ में इनको आ रही है कि कोई व्यक्ति जब किसी की हत्या कर देता है उस समय वो अपराधी हो जाता है। फिर आप ये थोड़ी ना देखने जाएंगे कि पहले 10 साल पहले से अपराध कर रहा था कि 1 साल पहले से अपराध कर रहा था। जब उसने हत्या की वो अपराधी हो गया। और हत्या भी कैसे की, देखिए उसको बुलाया और पूछा कि बकरे को कैसे काटा जाता है, तुमको पता है, बताइए। और उसके बाद इस निर्मम तरीके से उसकी हत्या की। जिसके परिवार पे गुजरती है उसको पता चलता है, आपके परिवार पे नहीं गुजर रही है। जिसके परिवार जिसका बेटा गया उससे जाकर के पूछिए कि कैसे बुला करके धोखे से उसकी हत्या कर दी गई। वो अपराधी उसी समय हो गया। और अपराधी का काम है, अपराधी को अगर भागेगा तो अपराधी का एनकाउंटर करना पुलिस का काम है। अगर उसका मकान तोड़ा जाएगा तो वो भी सही काम है, क्योंकि मकान भी अवैध बना हुआ है। ठीक है, तारिक अहमद लारी आप अवैध जमीन भी कब्जा करोगे और अपराध भी करोगे और मुसलमान का नाम दे करके जो है वो बार बार खेलोगे कि जाति जाति हमारा धर्म देख करके हमको किया जा रहा है। मतलब आप कहोगे कि हम जमीन भी हड़प लेंगे। गदाधारी भीम शांत शांत शांत। नया नया मुल्ला प्याज बहुत खाता है, मालूम है ये ना? बताइए, आप नए प्रवक्ता हैं, पुराने मुल्ला आराम से बात करिए, आराम से बात। देखिए अभी इन्होंने ईद वाले इंसिडेंट का जिक्र किया, बहुत अफसोसनाक बात है, वो बहुत गलत हुआ है। ये समाज किस तरफ जा रहा है, किस विघटन की तरफ जा रहा है, ये भी देखने की चीज है। मैंने अभी उस दिन भी आपके चैनल पे जिक्र किया था कि मुझे नमाज पढ़ने के लिए कुर्सी नहीं मिली, तो मैं एक हिंदू दुकानदार से कुर्सी लेने गया, तो उसने कहा मैं आज आपको नहीं बेचूंगा, मैं कल दूंगा आपको कुर्सी, आप कल आके ले लीजिए। तो ये भी हो रहा है समाज में, तो ये नहीं होना चाहिए। या आखिर 2014 के बाद हम कहाँ पहुंच गए हैं? दुबे जी ये भी सोचिए। दुबे जी मैं आप बोल रहे थे, मैंने नहीं बोला, आप बोल रहे थे, मैंने नहीं बोला। आप मुस्लिम समाज को मैसेज क्यों नहीं देते इस बात को? आप ईद के समय, बकरीद के समय बुला करके किसी की हत्या कर दी जाती है, आपने एक बार भी आलोचना की कि हम ऐसे युवाओं को, अपने समाज के युवाओं की आलोचना करते हैं? आपने तो उसको धर्म का रंग दे दिया कि नहीं वो मुसलमान है, आपने धर्म का रंग दे करके हो गया। मैंने अभी आलोचना की, आपके लगता है कान में रुई डाल के बैठे हैं आप। मैंने अभी आलोचना की और उस दिन भी आलोचना की थी, आज फिर आलोचना कर रहा हूं। आप रुई डाल के बैठे हुए, तो अब हम क्या करें भाई? यही मैं कह रहा हूं ना, नया नया मुल्ला प्याज बहुत खाता है, तो जरा धैर्य रखिए गदाधारी भीम, थोड़ा सा धैर्य रखिए। मैंने अपनी पर्सनल इंसिडेंट बताया, उस पर आपने जवाब नहीं दिया कि मुझे एक हिंदू दुकानदार ने कुर्सी इसलिए देने से मना कर दिया कि मैं एक मुसलमान होकर नमाज ना पढ़ पाऊं। क्या ये समाज है? दुबे जी आपको मैं थाली देने से मना कर दूं कि आप पूजा ना कर पाए, मेरी मानसिकता क्या हुई? भाई मैं सड़क पे पूजा नहीं करता हूं, मैं मंदिर में पूजा करता हूं। समर्थक है, मैं सड़क पे पूजा नहीं करता तारिक साहब, मैं चौराहे पे खड़े होकर के लोगों एक बात ये भी है कि अपराध और अपराधियों के बीच में सियासत को लेकर आना, ये भी एक ठीक बात नहीं है। लारी साहब माफी चाहूंगा, समय सीमित है। रिजवी साहब आपका भी शुक्रिया, लारी साहब शुक्रिया आपका, कौशिक जी आपका शुक्रिया, सौरभ दुबे जी आपका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जब सियासत में अपराध को मिलाया जाता है तो फिर एक बहुत खतरनाक कॉकटेल तैयार होता है, जो समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है और इसे बचने की आवश्यकता है। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, डिबेट में फिलहाल इतना ही, फौरन लौट रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।